वजह बात को बताऊंगा। ठीक, देखिए आज हम क्या बात करने वाले हैं। हाँ बोलिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछिए पहले। सर आपने अभी बताया था कि वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है नाइट्रोजन, वो क्यों? +2 शो नहीं करता। +2 मैंने अगर बोला है तो गलत बोला है। +2 अगर मैंने बोला है तो गलत है बेटे। सर वो 5 के बाद बोला था आपने 2 शो नहीं करता है। नहीं देखिए, एक्चुअली में ना जो कंपाउंड्स हमारे पास हैं नाइट्रोजन के, वो इस तरह के रहते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे जो मुझे याद आ रहे हैं अभी के लिए, NH3 है, तो यहाँ पे आप निकालेंगे तो N का जो है -3 आ जाएगा। NCl3 है, यहाँ पे आप निकालेंगे तो +3 आ जाएगा। N2 में देखेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। N2O में देखेंगे तो मुझे लगता है कि +1 आ जाएगा, है ना, 2x -2। NO2 में देखेंगे तो +4 आ जाएगा। N2O3 में देखेंगे तो +3 आ जाएगा। N2O5 में देखेंगे तो +5 आ जाएगा। ठीक है, और NO में देखेंगे तो +2 आ जाएगा। ये चीज़ें हैं, तो शो कर रहा है +2 भी, देखिए, है ना। तो डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन शो करता है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, इसलिए डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में भी जा सकता है। जैसे HNO2 में देखो आप, कितना है, +3 है। HNO3 में कितना है, +5 है। NO में कितना है, +2 है। तो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक बार +3 से +5 हो रहा है, रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन हो गया, और एक बार +3 से कितना हो रहा है, +2 प्रोडक्शन हो गया। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो अगर मैंने ये कहा कि +2 शो नहीं करेगा तो गलत है, करता है, +2 NO में करेगा, राइट। तो आज हम और भी कुछ एनोबुलस प्रॉपर्टीज के बारे में नाइट्रोजन की बात करेंगे। पहली तो ये थी कि ये कोवैलेंसी जो है वो 4 से ज़्यादा शो नहीं कर पाएगा, पेंटावेलेंट कंपाउंड नहीं बना पाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर डी एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होते। कल बहुत डिटेल में बात इसके बारे में की थी। आज हम ये सीखेंगे। दूसरी बात हमने ये सीखी थी कि डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो है वो फास्फोरस में तो पॉसिबल है कि फास्फोरस में डी एटॉमिक ऑर्बिटल आ जाता है, लेकिन नाइट्रोजन में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होने की वजह से जो एक कंपाउंड कल मैं आपको बता रहा था, R3N डबल बॉन्ड O, ये एग्जिस्ट नहीं करता। जबकि जो कंपाउंड है R3P डबल बॉन्ड O, ये वाला देखिए, ये एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जो यहाँ पर P है इसमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल होता है, और ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर बन जाती है। ठीक है, ये चीज़। तो इस तरह से डी पाई पी पाई बॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर पॉसिबल है। एक और बड़ा अच्छा सा टॉपिक है नाइट्रोजन के केस में, वो है आपके पास H बॉन्डिंग। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है 15 ग्रुप का जो केवल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। आप सभी बच्चों को मालूम है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की 3 ही कंडीशंस होती हैं। पहला कि H एटम के साथ बनेगी H बॉन्डिंग, और दूसरा कोई भी ऐसा छोटा और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जो कि हाइड्रोजन के साथ इस तरह की बॉन्डिंग बना सकता हो। जैसे देखिए H डॉट एन, ये H बॉन्डिंग यहाँ बन सकती है, HO के बीच में बन सकती है, HF के बीच में बन सकती है। इनके अलावा कहीं नहीं बनती है। लेकिन मैं बता देता हूँ, कभी कभी Cl के केस में भी बन जाती है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट वो नहीं है। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मेनली इन 3 एलिमेंट के साथ ही होती है, और ये नाइट्रोजन आपके पास 15 ग्रुप का मेंबर है, ये H बॉन्डिंग बनाता है। तो क्वेश्चन हमारे पास ऐसे ही आता है, NH3 is soluble in water while PH3 is insoluble। तो नाइट्रोजन क्योंकि वाटर के साथ H बॉन्ड बना सकता है, इसी वजह से नाइट्रोजन का जो NH3 है वो वाटर में सॉल्युबल रहेगा, जबकि PH3 कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा। ये जो आज मैं आपको आगे की बात पढ़ा रहा हूँ, ये भी मैं आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये भी लेक्चर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, अगर कोई बात किसी बच्चे का कनेक्शन थोड़ा सा वीक रहता है उस केस में। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे ही आता है, NH3 is soluble while PH3 is insoluble। तो NH3 soluble इसलिए है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, जबकि PH3 कैसे रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना पाता है। ये बात हमें सीखनी थी। आज हम इनके कंपाउंड्स पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ये जितने भी मेंबर हैं आपके पास, ये जितने भी मेंबर हैं आपके पास,
वो सब EH3 टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे, जैसे NH3, BH3, ASH3, इस तरह के हाइड्राइड्स बनाएंगे। SBH3, BIH3, इस तरह के हाइड्राइड्स जो हैं ये बनाएंगे। मॉस्कोवियम का अभी दिया नहीं बुक में, लेकिन बना सकता होगा ऐसा। तो इस तरह के हाइड्राइड्स जो है बना सकते हैं। यहाँ आपको दो बातें सीखनी है। सबसे बड़ी जो साइज की रेडियाई है वो MC बॉन्ड H है, और सबसे छोटा जो बॉन्ड है वो N बॉन्ड H है। तो ये जो N बॉन्ड H सबसे छोटा है, ये डिफिकल्टी से टूटेगा, और ये थोड़ा आसानी से टूट जाएगा जहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है। तो हम ऐसा लिखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। थर्मल स्टेबिलिटी इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, कि टॉप टू बॉटम चलने पर थर्मल स्टेबिलिटी कम हो रही है। इसका मतलब ये जो MC बॉन्ड H है ये आसानी से टूट जाएगा और आसानी से H को रिलीज कर देगा। और जो कंपाउंड जितना आसानी से H को रिलीज करेगा वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि आप कह सकते हो टॉप टू बॉटम चलने पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम हो रही है और रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ रहा है। हम यहाँ लिख सकते हैं रिड्यूसिंग करेक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिड्यूसिंग करेक्टर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये बात रही आपका। दो बातें सीखी, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम चलने पे कम होगी क्योंकि बॉन्ड की लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड वीक हो रहा है, आसानी से कम एनर्जी से MC बॉन्ड H को तोड़ा जा सकता है। जितना आसानी से बॉन्ड तोड़ा जा सकता है उतनी आसानी से H रिलीज हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा वो रिड्यूसिंग करेक्टर इम्पार्ट करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं टॉप टू बॉटम चलने पर रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो बढ़ेगा। तीसरी बात देखिए हमें क्या करनी है, हाँ जितेंद्र, हेलो, चल कोई नहीं, मैं कल फोन करके पूछ लूंगा तुझसे, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो इस तरह से जो रिड्यूसिंग करेक्टर है ना वो टॉप टू बॉटम चलने पे बढ़ेगा। एक हमें बात करनी है, देखिए जो जितना आसानी से H को रिलीज करेगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना था, यानी कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ये आसानी से H को रिलीज कर पाएगा थर्मल स्टेबिलिटी कम होने की वजह से। तो आप कह सकते हैं एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, और ये उल्टा भी बोल सकते हैं बेसिक करेक्टर एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेस, सॉरी एसिडिक करेक्टर इंक्रीजेस, क्योंकि आसानी से H को रिलीज कर देगा, उतना ही रिड्यूसिंग करेक्टर ज़्यादा, उतना ही एसिडिक करेक्टर ज़्यादा। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि बेसिक करेक्टर डिक्रीजेस। देखिए क्या लिखा है, बेसिसिटी ऑल्सो डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। NH3 का सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर, BH3 का उससे कम, ASH3 का उससे कम, और इसका लगभग दोनों का सेम होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन अभी एक और बताया, NH3 सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो H बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ। PH3 या इनमें से कोई भी हाइड्राइड H बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। ठीक है, ये बात हुई। दूसरा हम कंपाउंड यहाँ पढ़ेंगे, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। जैसा आपको मालूम है दो तरह के ऑक्साइड्स को बनाते हैं, दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने मुझे बताई थी यार, कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं, एक +3 और दूसरा +5। तो अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे तो ये बनाएंगे आपके E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स, और अगर ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे उस केस में बनाएंगे E2O5। जैसे N2O3 है ये बनता है, N2O5 भी बनेगा, P2O3 है, P2O5 भी बनेगा। इसी तरह से आर्सेनिक ट्राई ऑक्साइड बनेगा, आर्सेनिक पेंटा ऑक्साइड बनेगा, बिस्मथ का ऑक्साइड बनेगा, पेंटा वाला भी बनेगा। डिफिकल्टी से बनेगा क्योंकि आपको मालूम है लोअर स्टेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो
ज़्यादा स्टेबल हो जाती है हैवी एलिमेंट्स के केस में। और एंटीमनी आ रहेगा, एंटीमनी भी बनाएगा Sp2O3 और Sp2O5, इस तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे। आप देखते हैं टॉप्स टू बॉटम चलने पर मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ रहा है, और मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, तो इसलिए बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस। टॉप टू बॉटम चलने पर इन ऑक्साइड्स का बेसिक करेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि ये नॉन मेटल है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी मेटेलाइट है, बिस्मथ और मॉस्कोवियम क्या है आपके, वो मेटल्स हैं। तो मेटल के ऑक्साइड आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है, वो बेसिक नेचर के होते हैं। इसलिए टॉप टू बॉटम चलने पर क्योंकि मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, इसलिए बेसिक करेक्टर भी बढ़ेगा। एक और हमें कंपेयर करना है कि अगर हम कंपेयर करें कि N2O3 और P2O5 में, मतलब P2O3 और P2O5 में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो यहाँ पे आप जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं वो लगाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। यानी कि P2O3 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, और P2O5 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है। यानी कि यहाँ पर जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है। भाई +5 का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, तो ये कैसा कंपाउंड है, ये मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं वो लुइस एसिड की तरह काम करते हैं। तो इसलिए P2O5 ज़्यादा एसिडिक होगा देन द P2O3। P2O3 भी एसिडिक होगा, नॉन मेटल का है, नो डाउट। लेकिन अगर आप इनमें कंपेयर करेंगे कि जो P2O3 और P2O5 में कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो P2O5 ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि P2O5 में जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा है। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लूज हुए +3, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वो उतने अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा। द ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट इज मोर एसिडिक देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाली बात है, ठीक है। इसको आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स सल्फेट। तो इसी तरह से EX3 और EX5 बनेंगे, जैसे PCl3 PCl5, BiCl3 BiCl5, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। अब बस यहाँ पे एक बात ये कंपेयर करेंगे कि जो PCl3 और PCl5 है, इसमें से कौन ज़्यादा आयनिक होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। एक रूल है जिससे हम बोलते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल क्या कहता है, देखिए, जितना छोटा कैटायन और जितना बड़ा एनायन, उतना ही कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा। तो आप देखिए यहाँ पे P का साइज कितना है, 3 पॉजिटिव, ये बड़ा कैटायन है। यहाँ पे P कैसा है, 5 पॉजिटिव, ये कैटायन कैसा होगा, छोटा। जितना भाई जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है उतना कैटायन कैसा होता है, छोटा। तो आप देखिए Cl नेगेटिव तो दोनों में कॉमन है, आपको सिर्फ ये देखना है कैटायन कौन सा छोटा है। तो PCl5 का कैटायन कैसा है, स्मॉलर है। तो फजान रूल के अकॉर्डिंग जो कैटायन स्मॉलर होगा उसका कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा, यानी कि PCl5 कैसा हो गया, कोवेलेंट। और कंपेरेटिवली जो PCl3 है PCl5 के कंपेरेटिवली कैसा हो गया, थोड़ा ज़्यादा आयनिक। हालांकि होता ये भी कोवेलेंट है, लेकिन किसी भी कंपाउंड में टोटल आयनिक करेक्टर या टोटल कोवेलेंट करेक्टर नहीं होता। तो PCl5 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से कैटायन जो यहाँ पर P5 पॉजिटिव है, छोटे साइज का है। और फजान रूल पढ़ा है 11th में, जो कहता है स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन लार्जर द साइज ऑफ एनायन मोर विल बी द कोवेलेंट करेक्टर। तो इसलिए यहाँ पर जो PCl5 है वो छोटा कैटायन होने की वजह से, Cl तो दोनों में सेम है, तो छोटा कैटायन होने की वजह से वहाँ पर जो कोवेलेंट करेक्टर है वो ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ये बात आपको पढ़ लेनी है। फिर हम बात करेंगे इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। कुछ हमें यहाँ पे मेटल से भी रिएक्टिविटी दिखाई गई है, वो भी हम देख लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी का, कि जो मेटल की रिएक्टिविटी है, जैसे मेटल सिलेक्शन करेंगे नाइट्रोजन तो कैल्शियम नाइट्राइड, फास्फोरस करेगा कैल्शियम फास्फाइड, जिंक करेगा एंटीमनी जिंक एंटीमोनाइट। तो ये लगभग सभी एलिमेंट जो है मेटल से रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड्स बनाते हैं। बाइनरी का मतलब है ऐसे कंपाउंड जो 2 एलिमेंट से मिलकर बने, वो बाइनरी कंपाउंड्स कहलाएंगे आप, ठीक है। इस तरह से आपको इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ऑल लिखा हुआ देखिए यहाँ पर,
all the trihalides of these elements except those of nitrogen are stable. In case of nitrogen, only NH3 is known to be stable. और जैसा नाइट्रोजन के केवल यही हैलाइड आपको स्टेबल टाइप का मिलता है, ठीक है। इसकी वजह जो है, इसके फॉर्मेशन में जो एनर्जी रिलीज है उसका अमाउंट कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। जब भी कंपाउंड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है और उतने ही कंपाउंड के पास एनर्जी कम होती है, इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ये लॉ है कि जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा। अच्छा, ट्राई हैलाइड्स में देखेंगे जो BiF3 है वो तो कोवलेंट नेचर है ना। बाकी आपने देखे आयनिक थे, PCl3 PCl5 में देखा, PCl5 कोवलेंट है और PCl3 कैसा है, आयनिक है। लेकिन जो BF3 है वो प्रीडोमिनेटली कोवलेंट नेचर का होता है, साइज बड़ा होने की वजह से, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आज आपको पढ़नी है। आज मुझे थोड़ा सा कहीं वर्क है अर्जेंट, तो इसलिए मैं आज इतना ही पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कल थोड़ा ज़्यादा टाइम आपको दे दूंगा, आज के लिए मैं इतना ही रख पाऊंगा, ठीक है बेटे। आप इन सबको पढ़ लेंगे, ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। जो ट्रेंड्स हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सेम ट्रेंड जो हैं वो हमें 16-17 में पढ़ने हैं। कल से हम इनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और उन क्वेश्चन को जब आप सेटिस्फैक्ट्री आंसर करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग भी मैं भेज दूंगा आपके ग्रुप में, और कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप देख लेंगे। जैसे एग्जांपल 7.1 है, देखिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपको पता है, कल भी आपसे बात हुई थी कि दो नाइट्रोजन एग्जिबिट +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डज नॉट फॉर्म पेंटालाइट। पेंटालाइट फॉर्मेशन का ऑक्सीडेशन स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। ऑक्सीडेशन अलग चीज़ है, कंपाउंड फॉर्मेशन अलग चीज़ है, क्योंकि कंपाउंड फॉर्मेशन डिपेंड करेगा कोवेलेंसी पर, जो कि नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा शो नहीं कर सकता क्योंकि उसमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होती। कल डिटेल में डिस्कस हुआ, ये क्वेश्चन भी आज डिस्कस किया कि PH3 हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। क्यों? क्योंकि NH3 में H बॉन्डिंग पॉसिबल है। अनलाइक NH3, PH3 molecules are not associated through H bonding in liquid state. That is why boiling point of PH3 is lower than NH3. ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी एक आध देख लेते हैं। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं आपके पास ही, 7.1 और 7.2। Why are pentahalides more covalent than their trihalides? तो फजान सुल के बेस पे आप बताएंगे कि जो पेंटाहेलाइड है उसमें कैटायन छोटा है, इसीलिए उनका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा देन द ट्राइहैलाइड्स। 7.2 वाई इज BiS3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट? क्योंकि वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही थी, कम हो रही थी। Bi बॉन्ड है सबसे बड़ा बॉन्ड होगा, N बॉन्ड H सबसे छोटा बॉन्ड होगा, तो जो सबसे बड़ा बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए एनर्जी कम से कम चाहिए होगी। आसानी से Bi बॉन्ड H टूट जाएगा और ज़्यादा रिड्यूसिंग करेक्टर इम्पार्ट करेगा। तो ये क्वेश्चंस थे, आज मैं इतना ही रन दे रहा हूँ। कल मैं आपसे फिर से थोड़ा ज़्यादा टाइम दे करके बात करूँगा। आज आप सब अच्छे से पढ़ लीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।